Hello, I am Santosh Kumar Singhal. I have cracked SSC CGL exam 2015, CGL 2016 and CGL 2017 examinations consecutively. CGL 2015 was my first attempt. इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 945 945 ऑब्टेन हुई और इसमें मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ पोस्ट अलॉट हुई। AFHQ दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ मैंने कुछ 4 साल वर्क किया है। कुछ 4 साल काम करने का मुझे डिपार्टमेंट में अनुभव है। CGL 2016 वाज माय सेकंड अटैम्प्ट। इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 104 के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलॉट हुई और गुजरात कैडर अलॉट हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अपनी SSC की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने कितनी प्रिपरेशन की, किन बुक्स को फॉलो किया है, किन सोर्सेज से पढ़ा हूँ, इसके साथ ही कितना टाइम प्रिपरेशन के लिए दिया है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि मेरे किस अटेम्प्ट के अंदर प्री और मेंस में कितने कितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट तक जो इम्प्रूवमेंट था उसका रीज़न क्या था ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चैनल को शुरू करने का मेरा पर्पज़ क्या है। देखिए, SSC एक बहुत ही रिगरस एग्ज़ाम है और प्री मेंस और टियर 3 क्वालिफाई करने के बाद जब स्टूडेंट SSC में पहुंचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जब वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट करता है तो कई लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी पोस्ट चूज़ करनी चाहिए जो उनकी अपनी नीड्स के हिसाब से बेस्ट सूटेबल हो। और इसी पशोपेश में कई लोग कई बार गलत पोस्ट चूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जिनको ठीक से पता नहीं होता है कि उनको कौन सी पोस्ट चूज़ करनी है। तो कई बार वो केवल दूसरों की बातों में आकर के कोई ऐसी पोस्ट चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनको कई बार घर से बहुत बाहर पोस्टिंग मिलती है या जिसमें वो फिट नहीं हो पाते और फिर परेशान होते रहते हैं, फिर दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं ठीक पोस्ट पाने के लिए। कई लोग उसमें सफल हो जाते हैं और कई नहीं हो पाते। दोस्तों, मेरा SSC में कई सालों का अनुभव है। मैंने खुद 2 डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ 4 साल वर्क किया है और अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। मेरे खुद के भाई सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज में ASO की पोस्ट पे हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स SSC के सारे डिपार्टमेंट्स में ऑल ओवर इंडिया वर्किंग हैं, चाहे वो MEA हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज हो, चाहे कस्टम्स के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, एग्जामिनर हो या डेली बेस्ड डेस्क जॉब हो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैं आपको हर पोस्ट के बारे में सही जानकारी दे सकता हूँ और अगर एक स्टूडेंट को सही समय पे सही जानकारी मिल जाए तो वो सही पोस्ट ऑप्ट कर सकता है। मैंने ऐसे भी कई लोगों से मैं मिला हुआ हूँ जो कई बार एक्साइज छोड़ के कोई AFHQ ज्वाइन कर रहा है, कोई AFHQ छोड़ के ED ज्वाइन कर रहा है या कोई एग्जामिनर छोड़ के ऑडिटर ही ज्वाइन कर रहा है, कोई ऑडिटर छोड़ के TA ज्वाइन कर रहा है। तो मैं ऐसे कई लोगों से मिला हुआ हूँ। मैंने मुझे SSC CGL के अंदर की सारी पोस्ट का काफ़ी अच्छे से अनुभव है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर पोस्ट के प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सैलरी, इंक्रीमेंट्स और हर चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको जानकारी उपलब्ध करा सकूं। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम SSC इनसाइड विद संतोष सिंघल रखा है। तो अगर आप SSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं और प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए या किसी ज़रूरतमंद दोस्त को बताइए इसके बारे में जो SSC प्रिपरेशन कर रहा है और एक सीरियस कैंडिडेट है। इसके साथ ही इस चैनल पे मैं अपनी स्ट्रेटजी तो शेयर करूँगा ही, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपको पढ़ाया भी जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा SSC CGL 2015 एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है। CGL 2015 वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट। इसके अंदर मुझे प्री में 132 आउट ऑफ 200, मेंस के अंदर मैथ्स में 165 आउट ऑफ 200 और इंग्लिश में 145.5 आउट ऑफ 200 मैंने स्कोर किया। टियर 3 जो कि पहले इंटरव्यू हुआ करता था, 2015 में ये इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम टियर 3 नहीं होता था।
2015 के बाद 2016 से इंटरव्यू को हटा करके टियर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया। 20 CGL 2050 में इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मुझे 65 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे। CGL 2015 का मेरा फाइनल स्कोर 507.5 आउट ऑफ 700। अब मेरी फाइनल रैंक ऑल इंडिया रैंक फाइनल 945 मुझे प्राप्त हुई और पोस्ट के रूप में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ कैडर अलॉट हुआ है। AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और यहाँ मेरा 2017 से लेकर के 2020 तक कुछ 4 साल कार्य करने का अनुभव है। नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा SSC CGL 2016 का स्कोर कार्ड है। 2016 में मुझे प्री में 164.5 मार्क्स प्राप्त हुए आउट ऑफ 200। मेंस के अंदर मैथ्स में 183.5 आउट ऑफ 200 एंड इंग्लिश में 167 आउट ऑफ 200 मार्क्स प्राप्त हुए। अब जैसा कि दोनों स्लाइड्स को अगर कंपेयर करेंगे तो देख पाएंगे कि मेरा प्री और मेंस दोनों में स्कोर दोनों ही सब्जेक्ट में बढ़ा है। इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। CGL 2016 में टियर 3 के अंदर 61 आउट ऑफ 61 आउट ऑफ 100 मार्क्स मुझे मिले। मेरा फाइनल स्कोर CGL 16 के अंदर 576 आउट ऑफ 700 था। फाइनल रैंक मेरी 104 रही और मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलॉट हुआ, जिसमें मुझे बाद में गुजरात कैडर मिला। मेरा रोल नंबर CGL 2016 का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2405122493। ये मेरा CGL 2016 का रोल नंबर है। अब बात करते हैं मेरी प्रिपरेशन के बारे में। मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं। देखिए, मैं हमेशा से सबको यही बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। SSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि बहुत सारी टीचर्स की बुक्स ख़रीद लेते हैं, फिर थोड़ा समय से पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेटजी डजंट वर्क। मेरा मानना है कि आप कोई भी 1 या 2 ऑथेंटिक बुक परचेज़ कीजिए, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए। इससे आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती है, ना कि बहुत सारी बुक्स एक साथ इकट्ठा कर लेने से। इससे कुछ नहीं होता है। दोस्तों, मैंने मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं। मुझे मेरे कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे कोचिंग के द्वारा। मैंने सबसे पहले उनको कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किए। उसके लिए आप कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। मैं किरण प्रेफर करता हूँ। उसके बाद मैंने मॉक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स में। अगर आप कमांड लाना चाहते हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मॉक्स देने ही पड़ेंगे, और आप जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था CGL 2050 के अंदर मेरा मैथ्स के अंदर स्कोर 165 आउट ऑफ 200 था मेंस के अंदर। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी, और ये बढ़ के CGL 2016 के अंदर 183.5 हो गया था। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि मैंने CGL 2015 के अंदर उतने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे, बहुत कम मॉक्स दिए थे, और इस गलती को मैंने 2015 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद पहचाना और मैंने अपने मॉक्स बढ़ाए, तो उसका रिज़ल्ट मुझे 16 के मैथ्स में देखने को मिला। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए फिर मैं वही कहूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं। इंग्लिश के लिए बेसिक एक नीतू सिंह की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से आती थी उस टाइम पे। वो बहुत बेसिक लेवल की बुक है, वो मैंने कंप्लीट की। उसके बाद MA पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो ईयर 1999 से लेकर के 2014 तक उस टाइम आते थे, वो मैंने पूरे किए। उसमें सारे पेपर होते हैं CGL 10+2 MTS लेवल तक के मैंने उसमें इंग्लिश के पेपर सारे किए हैं। उसके अलावा उसके पीछे उसकी वोकैब भी होती है, तो मैंने वो वोकैब भी वहाँ से ही की है। इसके अलावा वोकैब के लिए मैं क्या किया करता था कि मुझे अगर कहीं भी कोई वर्ड ऐसा मिला जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता है या कुछ अलग सा वर्ड लग रहा है, तो मैं उसको एक डायरी में, पॉकेट डायरी में नोट कर लिया करता था, और वो पॉकेट डायरी हमेशा मेरे इस जेब के अंदर रहती थी। तो जब भी मैं जा रहा हूँ या कहीं बस में जा रहा हूँ, मेट्रो में जाते हुए या कहीं भी खाली टाइम में बैठे हुए, मैं उसको निकाल के पलटता रहता था। तो इस तरह से मेरी वोकैब इम्प्रूव हुई।
तो अगर मेरे पास कुछ भी खाली टाइम है तो मैं उसको पढ़ लिया करता था रादर देन अपना टाइम फालतू चीज़ों में बिताने के बजाय। तो उससे मुझे लगता है ये मेरी अपनी छोटी सी टेक्निक है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इससे मुझे इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि वोकैब पढ़ना अपने आप में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, कई लोगों के लिए होता है। इसके साथ ही कॉम्प्रहेंशन पार्ट के लिए मैं न्यूज़पेपर्स और मुझे नोवेल पढ़ने का शौक़ था, तो मैं नोवेल्स भी पढ़ा करता था। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी मॉक्स मैंने लगाए हैं। मैंने बताया है, मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स किए हैं। तो 1999 से लेके 2014 तक उस टाइम जो अवेलेबल थे, वो सारे मैंने इंग्लिश के पेपर कर डाले। उसके बाद मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया इंग्लिश के अंदर। जीके की बात करते हैं। जीके में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा था। 2015 के अंदर प्री में करीब 25 आउट ऑफ 15 और 16 के अंदर करीब 28 आउट ऑफ 50 मार्क्स मुझे अलॉट हुए, मुझे प्राप्त हुए। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने जीके को, और जीके के लिए मैंने करंट अफेयर्स के लिए कुछ यूट्यूब के वीडियोस से हेल्प ली है, और रेस्ट ऑफ द साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी एटसेट्रा के लिए मैंने लूसेंट, जो नॉर्मल बुक आती है सबको पता है, उससे पढ़ा हूँ। इसके अलावा मैंने जीके के लिए कोई कहीं और से कुछ ज़्यादा सोर्सेज से हेल्प नहीं ली। रीजनिंग के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स हमारे जो हमको प्रोवाइड किए गए थे, उनसे कंसेप्ट बिल्ड किए। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स किए। तो इतना मेरे लिए इनफ था, और इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि इतनी रीजनिंग सबके लिए इनफ है। आप प्रैक्टिस करिए, और जिस टॉपिक में आपको परेशानी आती है उसको आप अलग से देख सकते हैं। बस उतना ही है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, ये केवल प्रैक्टिस मांगता है। एक सवाल और आता है, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी 104th रैंक आई है, तो आप कितना घंटा पढ़ते थे और कितने साल आपने प्रिपरेशन को दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा पहला अटैम्प्ट सीजीएल 2015 से था, जिसके लिए मैं जो 2014 से प्रिपेयर कर रहा था। तो जब तक 2015 का मैंने प्री लिखा था, तब तक मुझे मेरी प्रिपरेशन को लगभग 1 साल हो चुका था, और जब तक मैंने 2015 का मेंस लिखा तो करीब 1.5 साल मेरी प्रिपरेशन को हो गया था। तो और डेली मैं कोचिंग के अलावा मैं कोशिश करता था कि 6 से 7 घंटे निकाल पाऊँ, और जिस टाइम कोचिंग नहीं होती थी तो मैं 8-9 घंटे पढ़ाई किया करता था, जिसमें मैं कोशिश किया करता था कि मॉक लगा पाऊँ। मैं डेली 8-9 घंटे पढ़ा करता था, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा। बहुत 16-17 घंटे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, और ऐसा मेरे हिसाब से पढ़ भी नहीं सकता कोई। और एक डेडिकेशन के साथ 8 से 10 घंटे की डेली स्टडीज़ आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी है। किसी भी एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए इतना टाइम काफ़ी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी जो दोस्त सीजीएल 2020 के लिए या सीएचएसएल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो यही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। बहुत लिमिटेड सोर्सेज से पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए। ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हैं ये आजकल सबको पता है। बहुत लिमिटेड बुक्स हैं, अच्छी बुक्स परचेज़ कीजिए। 1 या 2 बुक्स एक सब्जेक्ट की लीजिए, पहले उनको कंप्लीट करिए, और जब आप उनको 3 से 4 बार रिवाइज़ कर चुके हों अच्छी तरह से, तो आप नए सोर्सेज के लिए बढ़िए। मैथ्स के लिए मैथ्स को देखिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कंसेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक्स। कंसेप्ट में आप अपने कंसेप्ट पहले डेवलप कीजिए, कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया हैं, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस करिए। सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाइए, जो भी आपको अवेलेबल हों उनका एनालाइज़ करिए, देखिए उनमें। उसके बाद आप मॉक्स की तरफ जाइए। जितने आप मॉक्स लगा सकते हैं उतने मॉक्स आप दिन में लगाइए, और मॉक्स लगाने के बाद केवल मॉक्स लगाना ही नहीं है, उसको एनालाइज़ भी करना है। मैंने कई दोस्तों को देखा है, मॉक्स तो देते हैं कई सारे, लेकिन एनालाइज़ उनको नहीं करते हैं, तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। उनका मार्क्स ही नहीं बढ़ते हैं, उनके मार्क्स ही नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो आपको उसको ठीक से एनालाइज़ भी करना होगा। मान लीजिए आपने 2 घंटे का एक मॉक दिया है, तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे उनको उसको एनालाइज़ करने में लगाने चाहिए, और जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं आपको एक बार उसको भी देखना चाहिए। तो हो सकता है उसके सॉल्यूशन में आपको कुछ अलग तरीके से कुछ अलग तरीका मिलेगा। तो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं।
एक एक ही सवाल कई तरीके से हल किया जा सकता है, तो आपको थोड़ी-सी उससे हेल्प मिलेगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और सॉल्यूशन में वो एक शॉर्ट ट्रिक से ही हो जा रहा है, तो ऐसे भी कई बार होता है। और शॉर्ट ट्रिक्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे आपके पास एक एक्स्ट्रा वेपन होगा। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने आप मॉक लगाएंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर सुधरेगा। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं: ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन पार्ट। ग्रामर के लिए जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ग्रामर के लिए बेसिक बुक है, एक नीतू सिंह की आती है। या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारी बुक्स हैं, मिरर टू कॉमन एरर है, किरण की भी आती है। तो बहुत सारी बुक हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें, सारी ही अच्छी बुक्स हैं, उनसे अपनी ग्रामर बिल्ड कीजिए। वोकैब के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आई हुई वोकैब को पढ़ता था, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि कई बार अभी अभी के ट्रेंड के हिसाब से वो रिपीट हो रही है। पुराने पेपर्स में जो वोकैब आती थी वही अब आ रही है, तो वोकैब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दूंगा। और एक दो नोवेल भी आप कई बार पढ़ सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो। मेरा इंटरेस्ट था नोवेल पढ़ने में, तो मैं नोवेल पढ़ लिया करता था और इससे मेरा कॉम्प्रहेंशन पार्ट अच्छा हो गया। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के रीजनिंग पेपर करिए और मॉक्स दीजिए, और जिस टॉपिक में आपको परेशानी आती है उस टॉपिक को अलग से देख लीजिए। तो रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपकी अच्छी हो सकती है। जीके के लिए, जीके वैसे तो बहुत वास्ट है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, 700 मार्क्स में से केवल 50 मार्क्स की जीके है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बजाय बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक लूसेंट की बुक मेरे हिसाब से इनफ है, मैंने तो वही पढ़ी है। आप लूसेंट की बुक से कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रेजेंट के पेपर्स के हिसाब से, प्रेजेंट के जो पेपर्स आ रहे हैं एसएससी के, उसमें बहुत ज़्यादा करंट पूछी जा रही है, करंट का काफ़ी पार्ट पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, या यूट्यूब चैनल किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ लिया करता था। तो दोस्तों, ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, और आशा करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे लगता है कि छूट गई होंगी, या एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करना संभव नहीं है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें मिसिंग लगी है। कुछ और अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। या फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा तो मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको इससे प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ की वर्क प्रोफाइल के बारे में। यहाँ मेरा 4 साल का लगभग काम करने का अनुभव है, तो इस जॉब से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसकी पोस्टिंग, वर्क प्रोफाइल, वर्कलोड, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें इस पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। किस रैंक तक मिलती है, क्यों आपको चूज़ करनी चाहिए, और किस तरह के लोगों को ये जॉब चूज़ नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये छोड़ी है और बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ के दूसरी पोस्ट ज्वाइन की है, उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन दोस्तों को ज़रूरत है, या अगर आपको लगता है कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और उस तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो आप शेयर करिए। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर 2020। थैंक यू।